बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब का असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत से इनकार। असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा कहना था। जी, आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। गवर्नर पंजाब का असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत से साफ इनकार है। असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। पंजाब असम्बली तहलील का ये मामला है। गवर्नर पंजाब का असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया गया है। पंजाब असम्बली तहलील, गवर्नर पंजाब का असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत से इनकार। असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा कहना था। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, जबकि दस्तखत ना करने की वजह से पंजाब असम्बली तहलील हुई। गवर्नर पंजाब का असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत से इनकार। असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, गवर्नर पंजाब का ऐसा कहना था। मजीद क्या कहा जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की समरी जो तहलील करने की भिजवाई गई थी वज़ीर पंजाब की जानिब से, इस समरी पर दस्तखत करने के मामले पर अब नया ट्विस्ट सामने आया है। एन वक्त पर तकरीबन 47 घंटों बाद जो है वो गवर्नर पंजाब ने ये फैसला किया है कि वो सूबाई असम्बली की तहलील का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि उनका ये भी कहना है कि ये फैसला इसलिए किया गया कि असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, और क्योंकि ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि आइन और कानून में सलाहत के साथ तमाम मामला के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। आपको बताएं कि इसी हवाले से गवर्नर पंजाब चूंकि ये फैसला कर चुके हैं कि अब दस्तखत नहीं करेंगे, तो गवर्नर पंजाब अगर दस्तखत नहीं भी करते तो 10:11 पर पंजाब असम्बली खुद तहलील हो जाएगी। आपको बताएं कि अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं असम्बली की तहलील के हवाले से, और उसके बाद SNGAD की जानिब से असम्बली की तहलील का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत करने से इनकार किया है, और जो असम्बली वज़ीर पंजाब की जानिब से जो समरी 12 जनवरी की रात 10:10 पर गवर्नर पंजाब को मौसूल करवाई गई थी। आपको बताएं कि अब इसके बाद जो आइंदा का अमल होगा उसमें आईनी तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील के 72 घंटों में वज़ीर पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज की माबैन निगरान वज़ीर की नामजदगी के लिए एक नशिस्त होगी। अगर 72 घंटों में यानी 3 रोज में वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के हवाले से इत्तफाक नहीं होता, जो कि 3 नाम दोनों की जानिब से आएंगे, अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से, तो इत्तफाक ना होने की सूरत में जो मामला है वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, जिसकी तश्कील स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान देंगे। आपको बताएं कि अगर पार्लिमानी कमेटी जो है वो पार्लिमानी कमेटी भी फैसला नहीं कर पाएगी तो उसके बाद फिर ये मामला चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कि वज़ीर आला नए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि आईनी तौर पर 21 जनवरी तक निगरान वज़ीर आला की नामजदगी और काबीना का मामला जो है वो रिजॉल्व करना लाजिम है। अलबत्ता निगरान वज़ीर आला की हलफ देने तक चौधरी परवेज लाई बतौर वज़ीर आला पंजाब फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे, और अब इसका जो अगला मरहला है वो अब आईनी मरहला भी शुरू हो चुका है, जिसमें निगरान चेकअप के क़याम के हवाले से खत लिखा जाएगा हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को, और उसके बाद जो है वो फर्दर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, राव दिलशाद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, आपके वक्त कब हो चुकी है, ये बताइएगा कि मुनासिब नहीं समझा गवर्नर पंजाब ने कि असम्बली पर जो है वो उसकी तस्दीक करें, असम्बली को तहलील करने की। अब क्या समझते हैं कि आगे का जो मुशावरत का लाइहामल है निगरान सेटअप का, क्या उसके ऊपर वज़ीर आला के लिए इत्तेफाक राय हो सकेगा, या फिर ये फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हीं को इसका फैसला करना पड़ेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बज़ाहिर तो दोनों जानिब से एक तनाव की सी कैफियत दिखाई देती है, दोनों तरफ से एक डेड लॉक है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया गया था, जिसमें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से मामला तय होने हैं। 3 रोज का वक्त इस वक्त दोनों तरफ से है, यानी इस वक्त जो कायदे ऐवान है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, 3 रोज का वक्त है, वो कॉन्सल्टेशन मुकम्मल करेंगे। अदरवाइज जो परवेज इलाही साहब है उनके पास 8 रोज का वक्त है कि बतौर चीफ मिनिस्टर वो काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा
तो पार्लिमानी कमेटी के पास ये मामला जाएगा, पार्लिमानी कमेटी भी ये तय नहीं कर सकेगी तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मामला भेजा जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पर ये सारा मामला देखेगा। होता तो बहुत अच्छा कि सियासी तौर पर ये स्मूथली मामला तय हो जाता, लेकिन बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब जो पहले इस बात के हामी थे, वो समझते थे कि वो कोई रखना नहीं डालेंगे, वो समरी पर दस्तखत कर देंगे और उनका ये स्टेटेड पोजीशन था। लेकिन एन वक्त के ऊपर गवर्नर की तरफ से उनके स्टांस में तब्दीली आना, मौक़िफ़ तब्दील हो जाना, इसका मतलब ये है कि लंदन में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उससे को बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और इस मौक़िफ़ की इधर तब्दीली और बदलाव के बाद दिखाई ये देता है कि गवर्नर ने भी ये समझा कि बजाय इसके कि जो सीनियर क़यादत है, आला क़यादत है, उनका कोई नज़ला गिरे या कोई गुस्सा हो या बरहमी का इजहार हो, तो उन्होंने ये सोचा कि आईनी प्रोसेस तो यही है कि मैं दस्तखत नहीं भी करूंगा तो अल्टीमेटली असेंबलीज को डिसॉल्व होना ही है, और वही हुआ है। और उन्होंने अपने मौक़िफ़ के अंदर भी ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो प्रोसेस है उसके अंदर तो कोई डेडलॉक नहीं आएगा, वो उसी तरह से चलता रहेगा स्मूथली। तो वही हुआ, असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं। अब नेक्स्ट कंसल्टेशन होती भी दिखाई नहीं दे रही है, दोनों तरफ से एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, मुझे ये लग रहा है मेरी दानिश में कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन को तय करना पड़ेगा कि हतमी तौर पर पंजाब के मामला कौन चलाएगा। फिर 90 रोज हैं, उन 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। आईनी तौर पर आइन तो यही कहता है, लेकिन अभी तक जो पंजाब के तख्त पर देखा गया है, आईनी तौर पे बहुत सारे मामला हल नहीं हो पाए हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि 3 महीने के अंदर 90 रोज के अंदर मार्च आ जाएगा, और मार्च में रमजानुल मुबारक है, और रमजान में बहुत सारे लोगों का ख्याल, और हमारी रवायत भी ये रही है कि इलेक्शन अमूमन होते नहीं है। तो अगर तब भी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर कुछ लोग ये भी मशवरा फ्लोट कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि देखिए अब तो नेशनल असेंबली की मुद्दत के अंदर भी 2 महीने रह गए हैं, यानी अगस्त में इसकी मुद्दत मुकम्मल होनी है। तो चलिए फिर अलग-अलग इंतखाब क्यों कराने हैं, फिर इकट्ठे ही मरकज में और सूबों में इंतखाबात करा लेते हैं। ऑल्दो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये जरूर है कि इंतखाबात सूबों में अलहदा और विभाग में अलहदा हो सकते हैं। मतलब 85 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो पहले तो यही था कि 2 रोज के वक्फे के साथ या 7 रोज के वक्फे के साथ सूबों और मरकज में इंतखाब होता था। 85 में भी ऐसे हुआ है, 93 में भी ऐसे हुआ है, 97 में भी यही हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा आईनी तौर पे तो कोई ऐसा अमर माने नहीं है कि सूबों में और विभाग के अंदर अगर एक साथ इलेक्शन ना हो तो अलहदा नहीं हो सकते। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि अल्टीमेटली कोशिश की जाएगी कि मरकज में और सूबों में एक साथ इलेक्शन कराए जाए। उसके साथ जितना डिले हो सकता है, मामला जितना तूल पकड़ सकते हैं उतना किया जाए। आईनी तौर पे 90 रोज का वक्त है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मामला इतनी आसानी से हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, रेहान तारिक आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा कि निगरान वज़ीर आला के तौर पर कौन कौन से नाम मुतवक्के हैं, दोनों तरफ से कौन कौन से नाम जो है वो पेश किए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो नामों के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि 3 नाम हुकूमत की जानिब से सामने आएंगे, जबकि 3 नाम अपोजिशन की जानिब से आएंगे। अलबत्ता किसी एक नाम पर इत्तफाक करना तो जैसा कि रेहान तारिक भी गुफ्तगू कर रहे थे कि मुमकिन नहीं लग रहा बज़ाहिर, लेकिन सूरत-ए-हाल यकीनन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगी। और इसके बाद इसमें आपको जो अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ ये दें कि गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री के अमल के हवाले से आगाज़ कर दिया है। और गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने पंजाब असम्बली की तहलील के बाद एक मुतफ़िका नाम के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ हमजा शहबाज को मरासला भी जारी इस हवाले से कर दिया है कि वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो और नशिस्त जो आईनी तकाज़ा है इनके माबैन एक नशिस्त भी हो। लेकिन सूरत हाल इतनी आसान हरगिज़ जो है वो नहीं लग रही, क्योंकि गवर्नर पंजाब के हवाले से यही था कि गवर्नर पंजाब दोपहर में दस्तखत करेंगे, शाम में दस्तखत करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फैसला ये किया कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो पंजाब असम्बली तहलील करने का की समरी थी उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अलबत्ता अब निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से जो है वो जरूर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियाँ हमजा शहबाज को मरासला जरूर अरसाल कर दिया गया है। आप भी बताएं कि इसी हवाले से अब चूँकि अब नया आगाज होगा और हुकूमत की जानिब से भी एक मरासला जो है वो अपोजिशन लीडर को लिखा जाएगा, जिसमें जो है वो 3 नामों के हवाले से मुशावरत का अमल शुरू होगा। अलबत्ता
یہ آغاز جو حکومت کی جانب سے بھی کیا جائے گا، وزیر پنجاب بھی جو وہ اس حوالے سے جلد ہی جو وہ مراسلہ جاری کر دیں گے. تاہم اس پر 72 گھنٹے ہوں گے حکومت وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے پاس. تو اگر 72 گھنٹوں میں نہیں ڈسکس نہیں جو وہ کر پاتے تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جو ہے وہ 6 نام جائیں گے اور ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کے حوالے سے نشستیں ضرور ہوں گی. لیکن چونکہ جو سیاست ہے وہ اس وقت انا پرستی کا روپ دھار چکی ہے، تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کا باہمی جو احترام ہے وہ نظر نہ آیا ہے مستقبل قریب میں، اور نہ جو ماضی قریب میں، اور نہ ہی مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو البتہ یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جائے گا چیف الیکشن کمیشن کے پاس، اور وہی نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو اعلان ہے وہ کریں گے، اور نامزدگی کے حوالے سے نگران سیٹ ہو جائے گا. البتہ جو آئینی طور پر اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 روز میں الیکشن کرانا لازم ہوگا. جو ڈیٹ دی جا رہی ہے اس حوالے سے وہ 12 اپریل جو وہ بن رہی ہے. اگر آئینی طور پر دیکھیں تو 12 اپریل کو انتخابات جو ہے وہ کرانا ہوں گے، لیکن کیونکہ ماہ سیام بھی ہوگا تو اس صورتحال میں الیکشن کرانا بھی ایک نیا جو ہے وہ امتحان ہی ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے. تو اس پر بھی بات چیت جو ہے وہ کرنا پڑے گی اپوزیشن کو اور حکومتی بینچ سے جو اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو. لیکن فی الحال جو مراسلہ جات ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں. پنجاب اسمبلی کے تمام 371 ایم پی اے. جی ٹھیک ہے، راؤد ارشاد حسین آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. دوسری جانب چلتے ہیں جہاں پہ پنجاب اسمبلی کے باہر رانا اظہر نور موجود ہیں. جی رانا اظہر نور، ہمیں بتائیں آئین کے مطابق 2 دن بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. رانا اظہر، اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر کی صورتحال کیا ہے؟ آئینی اور قانونی طور پر اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، کیا اراکین وہاں پر موجود ہیں یا کوئی گہما گہمی دیکھنے کو آ رہی ہے؟ جی بالکل، اب جو ہے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور 10 بجے 11 بجے تک ٹائم تھا. اس کے بعد سے دیکھا جائے تو ہو چکے ہیں 48 گھنٹے. اس کے بعد سے گورنر نے تو دستخط نہیں کی، اس کے بعد سے اسمبلی کی تحلیل ہو چکی ہے آئینی طور پر. اور اب جو ہے اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا نگران وزیر اعلیٰ کا. اور نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ مشاورت کریں گے اور دونوں جو لیڈرز ہیں وہ 3 نام دیں گے اور اس کے بعد کی مشاورت ہوگی. اگر ان کے درمیان بھی نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اگر فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بعد سے فیصلہ جائے گا پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس جو ہوگی پنجاب اسمبلی کی، اور اگر وہاں پہ فیصلہ نہیں تو اس کے بعد سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. رانا اظہر نور آپ کا. راؤد ارشاد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن ریحان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. عمران خان کے آبائی شہر میاں والی کے لیے ڈویژن کا درجہ، میاں والی بکھر اور تلا گنگ کو ملا کر نیا ڈویژن بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ایوان وزیر اعلیٰ میں الوداعی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 10 مختلف ایجنڈے پیش کیے گئے. کابینہ کے اجلاس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے آبائی شہر میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دینے کی منظوری دی گئی. کابینہ نے میاں والی، بھکر اور تلا گنگ کو ملا کر نیا ڈویژن بنانے کی منظوری دی. پنجاب میں مجموعی طور پر 2 نئے ڈویژن اور 5 نئے اضلاع کا اضافہ کیا گیا ہے. اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے آبائی شہر گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا تھا. پنجاب میں نئے بنائے جانے والے اضلاع میں وزیر آباد، مری کوٹ، ادو اور تلا گنگ سمیت جامپور شامل ہیں. نئے اضلاع کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کا فنڈ بھی منظور کیا گیا ہے. دوسری جانب اجلاس میں سپریم کورٹ بار کے لیے دی گئی 10 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے اسمبلی کی منظوری دی گئی، جبکہ شیخو پورہ بار کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی. وزیر اعظم یہاں شہباز شریف کی سول سروس اکیڈمی آمد، ٹریننگ کورس کرنے والے افسران میں انعامات تقسیم کیے. وزیر اعظم نے زیر تربیت افسران پر دکھی انسانیت کی خدمت کا اپنا شعار بنانے پر زور دیا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سول سروس اکیڈمی میں 45ویں اسپیشلائز ٹریننگ کورس کرنے والے افسران میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی حکومت نے چند افسروں پر بے بنیاد الزامات لگائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کئی افسران ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے دن رات کام کیا. بڑی
लगन से काम किया, अपना खून पसीना बहाया, लेकिन उनमें से बाज़ को बेबुनियाद इल्ज़ामात की बिना पर उनको मैं समझता हूँ कि उनके ख़ानदान के सामने उनको एम्बेरस किया गया, कौम के सामने उनको एम्बेरस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से मुतासरा लोग आज भी खुले आसमान तले बैठे हैं, इमदाद के मुंतजिर हैं। अफसरान ने अपने दिन रात सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ किए। किस तरह आपने पाकिस्तान के दूसरे सूबों में और ख़ास तौर पर जो इलाके सैलाब के हवाले से तबाह हो गए थे, उनमें जाके आपने जो दुखी इंसानियत की जो खिदमत की है, वो मैं समझता हूँ कि हमेशा वो लोग उसको याद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीर से खिताब में कहा कि मेरी हुकूमत ने तय किया था कि कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन हम IMF के जाल में जकड़े हुए हैं, मजबूरन कर्ज ले रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है, हम मईशत को बहाल कर रहे हैं। UAE ने दिल खोल कर इमदाद की, जल्द मौजूदा सूरत हाल से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में शामिल ज़ेरे तरबियत अफसरान को हिदायत की कि वो ईमानदारी से काम करें और अपने आप को कौम की खिदमत के लिए वक्त करें। क्या उनके साथ कैसर खोकर, CD42। MM आलम रोड के बाद विला दी ग्रैंड बुफे की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया और CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने फीता काटकर इफ्तिताह किया। MM आलम रोड के बाद लेक सिटी कमर्शियल कैनाल रोड पर विला दी ग्रैंड बुफे की दूसरी ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने फीता काटकर ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा CEO दी ग्रैंड बुफे अब्दुल मोईद सुल्तान गौहर भी हमरा मौजूद थे। विला दी ग्रैंड बुफे के CEO अब्दुल मोईद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि विला दी ग्रैंड बुफे में जापानी, चाइनीज, थाईलैंड, कॉन्टिनेंटल, लेबनीज और देसी खानों की वैरायटी शामिल है। They just opened in Lake City और कमाल, I mean इतना को बड़ा इन्होंने रेस्टोरेंट खोला, तकरीबन को 300 सीटर और there are 2 floors of buffet। डिफरेंट कुजीन के, चाइनीज़ भी है उसमें, पाकिस्तानी भी है, टर्किश भी है, बारबेक्यू भी है। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में जितना है उसमें इतनी ज़्यादा कुजीन और इतना खाना मिलना बड़े कम है लाहौर में रेस्टोरेंट जहाँ पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असद शेख का कहना था कि लेक सिटी जैसी बेहतरीन लोकेशन पर दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह खुशाइंद है। आज हमने जी सेकंड ब्रांच ओपन की है लेक सिटी लाहौर में और हमें लगता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जिस तरह का हमारा सिस्टम है, ये हमारा विला रेस्टोरेंट है, 1 साल पहले गुलबर्ग MM आलम पे खुला था और अब हमने लेक सिटी लाहौर में खोला है। 300 सीटिंग कैपेसिटी के साथ विला दी ग्रैंड बुफे बेहतरीन जायके फराहम करने में कोशा है, जहां मुख्तलिफ ममालिक के कुजीन समेत बेकरी की अशिया भी फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ बसाम सुल्तान, CD42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।